इस यूनिट का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी। तो अब इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारी पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी। तो 3 मेन टॉपिक्स इसमें बेसिकली हमें पढ़ने हैं। एक तो हो गया क्लोजर ऑफ बुक्स। क्लोजर ऑफ बुक्स जो है वो बेसिकली हमारे क्लास 12th की तरह सेम हो गया कि जिसमें पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई और हमें बुक्स क्लोज करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो कई बार होगा कि हमारा पार्टनर कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो इंसॉल्वेंसी। तो जब जनरली क्या होगा कि 3 पार्टनर्स होंगे और एक इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तो उस केस में हम कहानी पढ़ते हैं फिर गार्नर वर्सेस मरेगी। लेकिन कभी एक क्वेश्चन में ऐसा भी है, वो भी हो सकता है कि मान लो 2 या तीनों ही इंसॉल्वेंट हो गए, तो फिर हम एक डेफिशिएंसी अकाउंट भी बना लेते हैं। तो ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट इंसॉल्वेंसी का। तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट होता है इस चैप्टर में पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें लॉजिकली प्रैक्टिकल बात ये होती है कि जब हम बिज़नेस बंद करते हैं और अपने एसेट्स बेचते हैं, तो वो एसेट्स तो धीरे धीरे बिकते हैं, पैसा धीरे धीरे आता है, तो हमें हर पैसे के आने के पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वो हो गया पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, एक मैक्सिमम लॉस मेथड और एक HRC। हम उसके स्टेप्स देख लेंगे। तो देखो, तो बिज़नेस बंद कैसे होगा, वो तो एक बेसिक थ्योरी थी कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे वॉलंटरी डिसोल्यूशन हो, कंपलसरी डिसोल्यूशन हो, बिज़नेस इलीगल हो जाए, है ना, या कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे दे कि फर्म को बंद करना है। बाकी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में डिफरेंस है, वो थ्योरी के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब तो है सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिज़नेस बंद हो गया और अब हमें क्लोज़ करनी है बुक्स। तो पहले क्लोजिंग की बात करता हूँ। तो क्लोजिंग में देखो आपको ये सिखाया था वेरी सिंपल फंडा कि बेसिकली हम सबसे पहले अपनी पूरी बैलेंस शीट खाली कर देते हैं, सारे एसेट्स बेच देंगे, सारी लायबिलिटी पे कर देंगे और अकाउंट्स क्लोज कर देंगे, तो कैश अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा। तो उसके स्टेप्स हमने लिखे थे। पहला स्टेप तो था कि पूरी बैलेंस शीट को बुक वैल्यू पर खाली कर दो। तो जितना भी पार्टनर कैपिटल, करंट, फ्री रिजर्व, फिक्टिशियस एसेट है, वो सब पार्टनर कैपिटल में चला जाएगा, कैश बैलेंस कैश अकाउंट में चला जाएगा और बाकी सारे आइटम्स रियलाइजेशन में चले जाएंगे, बैलेंस शीट खाली होगी। फिर हम एसेट्स को बेचेंगे और लायबिलिटीज़ पे करेंगे। एसेट्स को बेचने की एंट्री हो गई बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी पे करने की हो गई रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। अगर किसी लायबिलिटी वाले को एसेट दे देंगे तो नो एंट्री, सिंपल। बाकी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, और अगर पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर। फिर उसके बाद हम क्लोज करते हैं अपने अकाउंट्स। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके प्रॉफिट या लॉस को कैपिटल में डाल देंगे, फिर कैपिटल क्लोज करेंगे, उसके बैलेंस को कैश या बैंक में डाल देंगे और कैश अकाउंट टैली हो जाएगा। ये तो था सिंपल क्लोजर। अब लेकिन जब हमने इंसॉल्वेंसी की कहानी पढ़ी थी तो उसमें आपको ये बताया था कि इंसॉल्वेंसी के अंदर कोर्ट ने 2 नियम तय करे। बेसिकली मुद्दे की बात तो ये है ना, 2 रूल्स याद रखने। अब देखो ऐसे थोड़ा सा इमेजिन कर लेना कि 3 पार्टनर्स होंगे। अब जो इंसॉल्वेंट हो गया उसका कुछ बैलेंस बचा होगा, वो बैलेंस फिर बाकी दोनों लेकर आएंगे। और किस रेशो में लेकर आएंगे? कैपिटल रेशो में लेकर आएंगे, जज साहब ने ये कहा था। और दूसरा ये कहा था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं वो अपने घर से रियलाइजेशन में जो लॉस हुआ है उतना इक्विवेलेंट कैश भी लेकर आएंगे। उसकी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बस 2 नियम याद रखने, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होता रहेगा, है ना। उसके बाद पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। अब पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन में आपको वही स्टोरी बताई थी कि जब प्रैक्टिकली तो क्या होता है कि जब पार्टनरशिप फर्म बंद होगी तो पैसा हमारे को टुकड़ों में मिलेगा। अब जब जब जितना पैसा मिलता रहेगा वो तब तब कितने कितनों को देना है, ये हो गया पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे पहले हम अगर HCRM मेथड का याद करें तो इसमें ऐसे बताया था कि पहले तो आपको बैलेंस पेबल जो भी है पार्टनर्स का वो फाइंड आउट करना है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और फिर उसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट इसमें फाइंड करना पड़ता है। वो भी मैं एग्जांपल में दिखा दूंगा कैसे करते हैं प्रोसीजर। मैक्सिमम लॉस मेथड जो होता है वो जनरली होता है जब पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहला स्टेप तो वही सेम, पार्टनर का जो भी बैलेंस देना है वो निकाल लेते हैं, और फिर इसमें लेकिन हम मैक्सिमम लॉस निकालते हैं। पहले स्टेप में निकालते हैं कि अगर आज ही फर्म बंद हो गई
इतना ही पैसा अवेलेबल होता तो क्या लॉस हो जाता। फिर उस मैक्सिमम लॉस को पार्टनर्स के रेशियो में बांट देंगे, और अगर किसी भी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आएगा तो वो तब तक हम बाकी दोनों पार्टनर्स में कैपिटल रेशियो में मतलब एडजस्ट करते रहेंगे जब तक वो ज़ीरो ना हो जाए। तो ये प्रोसीजर इसमें लिखा था। तो अब देखो, जैसे पहले HCRM के एग्जांपल्स याद करवा देता हूँ आपको, कि मान लो जैसे 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, ABC, इनका रेशियो था 5:3:2 और इनकी कैपिटल बची हुई थी 1,00,000, 1,40,000 और 31 मान लो। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले लोएस्ट कैपिटल यूनिट कौन है, सबसे समझदार आदमी कौन है। तो A ने 5 यूनिट के लिए 1,00,000 रुपये लगा रखे हैं, तो पर यूनिट हो गया 20,000। B ने 1,40,000 रुपये लगा रखे हैं 3 यूनिट के लिए, तो B का हो गया 46,666। C ने 1,30,000 रुपये लगा रखे हैं 2 यूनिट्स के लिए, तो C का हो गया 65,000। तो हम A को बेस मान लेंगे क्योंकि A सबसे सही है। तो अगर A को बेस मान ले 20,000 रुपये को तो उस हिसाब से B को कितने रुपए लगाने चाहिए थे, 60, और C को कितने लगाने चाहिए थे, 40। तो ये जो फिगर्स निकली हैं ये निकली हैं कि किसने कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा लगा रखा है। तो B बेवकूफ़ है, C भी बेवकूफ़ है। B ने 80,000 ज़्यादा लगा रखे हैं, C ने 90 ज़्यादा लगा रखे हैं। तो A को छोड़ देंगे, अब A तो सही है। B और C में दोबारा से लोएस्ट कैपिटल यूनिट निकाला, तो B ने 3 यूनिट के लिए 80,000 रुपये लगा रखे हैं, तो 1 यूनिट के लिए हो गया 2667। C ने 90,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा रखे हैं 3 यूनिट के लिए, 2 यूनिट के लिए, तो लोएस्ट हो गया 45। इन दोनों में से लोएस्ट है 2667। उस हिसाब से B 80 लगाना चाहिए, C 5334 लगाना चाहिए। तो इसका मतलब C और ज़्यादा महामूर्ख है, तो C ने तो 36,336 एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। तो मैंने इस डायग्राम से भी समझाया था कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो ABC को लगाने चाहिए थे येलो वाले फिगर्स, B और C ने 90 मतलब 80 और 5334 और एक्स्ट्रा लगा रखे हैं, और C ने तो नीला वाला 36 और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा रखे हैं। तो इससे हमारा ऑर्डर ऑफ पेमेंट बन जाता है। तो मैं सबसे पहले C को पे करूँगा 1, उसके बाद जो भी पैसा आएगा वो B और C दोनों को हरे वाले रेशियो में पे करूँगा, उसके बाद जो और भी पैसा आएगा वो ABC तीनों को पे करूँगा। बस तो ये HCRM का कॉन्सेप्ट था। बाकी इसका क्वेश्चन तो आप देखोगे जो भी वो हो जाएगा, सेम हमने ऐसे ही करा था। अच्छा, मैक्सिमम लॉस मेथड, इसका कॉन्सेप्ट ये था कि मान लो तीनों पार्टनर्स हैं, उनका बैलेंस बच रहा है, क्रेडिटर है और टुकड़ों में कुछ पैसे रियलाइज़ हो रहे हैं। तो देखो इसका स्टेप देखो, सबसे पहला जो रियलाइजेशन हुआ उससे क्रेडिटर को तो पे कर दिया, वहाँ तक तो कहानी सिंपल हो गई। अब यहाँ से देखना 43 से, अब हमारे पास जो 43,000 मतलब लॉस आया वो हम पहले ये मान लेंगे कि तीनों पार्टनर्स को दे दो। तो A को दे दिया 17,200, B को दे दिया 17,200, C को दे दिया 8,600। तो लॉस लेने के बाद A का बैलेंस बच रहा है नेगेटिव 7,200, B और C के दोनों के पॉजिटिव बच रहे हैं। तो अब हम नेगेटिव एडजस्टमेंट करेंगे A के लिए, तो A में 7,200 पॉजिटिव लिख देंगे और वो 7,200 B और C के रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, उन दोनों में आपस में माइनस करवा देंगे नेट ऑफ। तो माइनस करवा के अब B का आ गया नेगेटिव 1,314, C का आ गया पॉजिटिव 3,314। तो हमें दोबारा नेगेटिव एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इस बार B को 1,314 जो नेगेटिव आ रहा था वो पॉजिटिव लिख के C में से माइनस करवा देंगे। तो फाइनली बचेगा डैश डैश और 2,000। तो हम 2,000 रुपये जो है ये किसको पे करेंगे, C। तो बैलेंस बच गया A का 10, B का 20, C का 13। अब नेक्स्ट रियलाइजेशन में हमें मिले मान लो 10,000 रुपये। तो हमने फिर से क्या करना है, मैक्सिमम लॉस बच गया 33, वो तीनों में बांट देंगे, 13,200, 13,200 और 6,600 माइनस करा। फिर से देखो A का नेगेटिव बैलेंस आ गया 3,200, B का आ गया, C का आ गया। तो नेगेटिव बैलेंस को फिर से नेगेटिव एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे, A में पॉजिटिव लिख देंगे, B और C में से वो माइनस करवा देंगे। तो फिर जो बैलेंस बच गया वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब कैश पेड, B और C को कैश दे देंगे। अगेन बैलेंस बच गए। फिर थर्ड रियलाइजेशन में 30,000 आए, तो मैक्सिमम लॉस 3,000, मैक्सिमम लॉस बांट देंगे और फिर माइनस करेंगे, तो बचा 8,800, 13,829 और 7,317, वो पे कर देंगे। बस 3 ही बार रियलाइजेशन हुआ था, तो जो फाइनली बैलेंस बच गया वो हमारा रियलाइजेशन लॉस आ गया। तो इसका स्टेप थोड़ा सा इस तरह से अलग तरह से चल रहा था। बस, तो ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। बाकी इसके इलस्ट्रेशन जो है मैं वैसे बता देता हूँ। एक क्वेश्चन HCRM का, एक क्वेश्चन जिसमें आपका ये
मैक्सिमम लॉस मेथड लगा रहा है। तो इसमें देखो, एक तो इलस्ट्रेशन 5 मार्क कर लो, ठीक है, वो आपके क्लोजर ऑफ अकाउंट्स और उससे डील कर रहा है। बाकी मैक्सिमम लॉस मेथड के लिए इलस्ट्रेशन 6 दे रखा है ना, वो कर सकते हो, उसमें भी पीस मील डिस्ट्रीब्यूशन है। और HCRM के लिए आप इलस्ट्रेशन 8 मार्क कर सकते हो। 8 अच्छा क्वेश्चन भी है, इसमें रिवीजन हो जाता है। तो इसमें भी आपको वही स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस निकालना है। बाकी LLP का वाइंडिंग अप का एक ही क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली क्लोजर सेम तरीके से ही होता है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं है। इलस्ट्रेशन 9 में ये वैसे हमने कर लिया था। बाकी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है उसमें 1 मार्क कर सकते हो। ये वाला सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें डेफिशिएंसी भी है एक पार्टनर की, है ना, मतलब इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो इसमें आपको गार्नर वर्सेस मरे रूल देखने को मिल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन भी अगर आप पकड़ के करते हो तो गार्नर वर्सेस मरे हो गया कवर, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स भी हो गया, और एक हो गया पीस मैक्सिमम लॉस, और एक हो गया HCRM। बस।